जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। ये है हमारा डेली करंट अफेयर्स दैट विल बी वी विल कवर नियर अबाउट आवर टॉपिक। इसके अंडर में जो हमारे लिए यूपीएससी के लिए एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए रेलिवेंट है। आज काफ़ी न्यूज़ जो है वो पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला ही देखते हैं, जो ईस्टर का फेस्टिवल मनाया जा रहा है वो पीसीएस के लिए स्टेट पीसीएस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कक्षा थी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, तो ये प्रीलिम्स में हम लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे है। लोकेशन से लोकेशन एंड ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन जो है काफ़ी मायने रखता है। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु की है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बीच का भी एक रिलेशन को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ओके, जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ द कैप्टिव जंबोस, जो एलिफेंट है केरला में चल रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो ये प्रीलिम्स के लिए होगा। देन वी विल स्टडी दैट कार्डेमम क्रॉप इन इडुक्की रीजन, अगेन ये प्रीलिम्स के लिए ही है। डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा बहुत हम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देख सकते हैं, लेकिन कहाँ पे कार्डेमम होता है बस ये जानेगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स का टैग दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रीलिम्स के लिए हो गया। जीएस पेपर थर्ड में जो हम पेटेंट रूल पढ़ते हैं वो उसमें भी इसका यूज हो सकता है। ART ऑफ द इंडियाज HIV एंड एड्स रिस्पॉन्स। ART क्या है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, जो ड्रग्स एंड HIV के केस में दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट है। तो प्रीलिम्स के मद्देनजर हम ये जान जाएंगे क्या है नेशनल प्रोटेक्शन फॉर द दिस एड्स, एंड इसको रोकथाम के लिए हम प्रोग्राम चला रहे हैं नेशनल लेवल पे, उसको देखेंगे। तो ये मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल जो हेल्थ सेक्टर है इसका यूज हो सकता है और ये सक्सेसफुल रहा है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम देखेंगे। Then we will see the compounding crisis on the impact of the summertime water crisis. साउथ में देखते हैं जो कैपेसिटी रिजर्वायर्स का है वो 23% चला गया है, जहां पे एक रिजर्वायर में अगर 1000 लीटर वहां पे वाटर का लेवल था, कैपेसिटी था, तो वो 230 लीटर बचा है। तो ये हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। और लास्ट में हम देखेंगे वर्कर्स नॉट द टेक शुड बी द स्टेट प्रियोरिटी। यहाँ पे हम देखते हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, जो हमने अभी गवर्नमेंट ने लाया है कि आधार बेस्ड ये पेमेंट सिस्टम जो बना दिया है मनरेगा को लेके, उसको लेके है कि काफी दिक्कत हो रही है बहुत से वर्कर्स का। तो हम यहाँ पे जो राइटर हैं वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर सोशल वेलफेयर की बात हो और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन की बात हो तो उसमें कैसे बैलेंस बनाना चाहिए। तो ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। पहले पेज पे जो पहला न्यूज है वो पॉलिटिकल न्यूज है। डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, वार्न्स अपोजिशन। ये देखिए पीछे बैनर पे भी लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ, सेव द डेमोक्रेसी। तो जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया ब्लॉक का फुल फॉर्म याद करते रहिएगा, प्रीलिम्स में कभी पूछ देगा, स्टेट पीसेस में भी पूछ सकता है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इनमें अपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस लीड में है। यहाँ पे बोला गया है कि जो स्थिति है इंडिया में दैट इज नॉट गुड। यहाँ पे मैसेज है अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज को भी पढ़ा गया है कि वो क्या अपना लेके आ रहे हैं, क्या लाना चाहते हैं। एंड इन द लास्ट जो हमें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके है, ये सब की जिक्र हुई है, सारे अपोजिशन पार्टी ने अपना अपना पक्ष रखा है। देन द नेक्स्ट न्यूज है इजराइल स्ट्राइक ऑन द हॉस्पिटल कैंप इनटू द सेंट्रल गाजा। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली न्यूज में है, तो सिर्फ ये जानिए कि कहाँ पे अटैक किया है। अल अक्सा मार्टियूस हॉस्पिटल है। तो अटैक तो चल ही रहा है, कैजुअलिटी कंटिन्यूस चल रही है, तो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर देखिएगा, ये कैंडल है, ये चर्च है, लोग यहाँ पे कैंडल लेके हैं। क्यों है? ईस्टर का सेलिब्रेशन मनाया जाता है। ईस्टर माना जाता है कि सबसे पवित्र दिन क्रिश्चियनिटी में ईस्टर माना जाता है। क्यों? उस दिन जो जीसस क्राइस्ट थे वो दोबारा जिंदा हो गए थे, उनको क्रूसीफाई कर दिया था, टांग दिया था, डेथ हो गया था। उसके बाद माना जाता है कि 2 दिन बाद उनका फिर रिसरेक्शन हुआ था, जान उनमें आ गई थी। तो ये माना जाता है कि ये जो बुराई पे है अच्छाई की विजय के रूप में देखा जाता है। तो थोड़ा सा इसका फैक्ट देखते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कब ये मनाया जाता है? एक कोई डेट फिक्स नहीं है,
22 मार्च से लेके 14 अप्रैल के बीच में, 25 अप्रैल के बीच में कभी भी ये पड़ सकता है। ये किस बेसिस पे होता है? लूनी सोलर कैलेंडर होता है, इसको हिब्रू कैलेंडर भी कहते हैं। ओके, तो दिस इज द होलीएस्ट वीक फॉर द दिस क्रिश्चियन पीपल। ओके, माउंडी थर्सडे, तो वीक के कौन कौन से डे हैं? पहला डे जो स्टार्ट होता है विद द start of the Holy Week, that is the mark the Jesus triumph entry into the Jerusalem. जेरूसलम में एंट्री किए थे जीसस, उसके बाद टांग दिया था, टांगने के बाद उनका लाइफ आ गया था। टांगने के पहले उनका माउंडी थर्सडे था। इस दिन उन्होंने लास्ट सपर मिल के अपने जो डिसिपल थे उसके साथ खाना खाया था, टेबल पे बैठ के। बहुत फेमस इसका पिक्चर है। और उसके बाद गुड फ्राइडे जब उनको क्रूसीफाई कर दिया था जीसस को। ओके, एंड ईस्टर संडे जब वापस रिसरेक्शन हो गया था, वापस जीवित हो गए थे, तो क्रूसीफिक्शन एंड डेथ हुआ था गुड फ्राइडे को। तो ये सब चीजें हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें डिफरेंट है, जैसे कि सनराइज सर्विस क्रिश्चियन लोग अपना रिचुअल करते हैं डॉन के टाइम पे। दे सिंबलाइज द इम्पटी टॉम डिस्कवर्ड ऑन द ईस्टर मॉर्निंग। ईस्टर एग्स, इसको भी सजाया जाता है। ये दिखाता है कि लाइफ एंड रीबर्थ का सिंबल है। ओके, लाइफ एंड द पैस्कल कैंडल, जो अभी आपने कैंडल देखा था, लोग कैंडल लेके खड़े थे, ये क्या? लाइट ऑफ द क्राइस्ट, जो ज्ञान है, जो उनकी लाइट है, जो आत्मा है, सोल है, उसको सिंबलाइज करता है। और ईस्टर लिलीज जो वो होता है, वो प्योरिटी एंड होप को सिंबलाइज करता है। ये सब सिंबल्स हैं, इनको याद रखिएगा। सनराइज सर्विस, ईस्टर एग, पैस्कल कैंडल एंड ईस्टर लिलीज। लिली को ऐसे भी हम लोग याद रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कांग्रेस कैलियस गिव अवे कच्चा थीऊ टू द श्रीलंका। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि ये मुफ्त में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया कच्चा तीऊ। तो कच्चा तीऊ का लोकेशन एक बार देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन। ये पाक स्टेट इसको कहते हैं, ये पाक स्टेट और ये लोकेशन है। ये पहले इंडिया का पार्ट था। 1974 में इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था। कहा था कि लड़ाई वड़ाई करने से क्या फायदा, मिल बांट के आप हाँ में हाँ बोलिए, और ये श्रीलंका जो छोटा सा ये है वो ले लीजिए। अच्छी बात ये थी कि जो श्रीलंकन थे, इंडियन फिशरमैन को इस एरिया में तब भी फिशिंग करने देते थे। उनका मानना था कि ट्रेडिशनली आते हैं तो अलाउ कीजिए, और इंडिया का एक गुडविल भी था। इंडिया का क्या चाहिए कि आसपास के जो कंट्रीज हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं, वो हाँ में हाँ बोले। हमें उनसे रेसिप्रोसिटी की वो नहीं है, हम नहीं चाहते कि डिस्प्यूट लेके आगे बढ़े। ये इंडिया का स्टैंड रहता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना जमीन दे दे, ऐसा जो ऑपोजिशन है वो बोल रही है। और इसका अपोजिशन उस समय अभी कांग्रेस के जो अलायंस है डीएमके, उसके जो तब के चीफ मिनिस्टर थे, जो अभी के चीफ मिनिस्टर के फादर करुणानिधि, उनकी गवर्नमेंट थी, वही चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने भी अपोजिशन किया था। सेंटर उस समय इंदिरा गांधी के पावर में थी सेंटर में। उन्होंने ये देने के बाद स्टेट को बताया था कि हमने उसको सिसीड कर दिया, श्रीलंका को दे दिया। अब बीजेपी कह रही है कि हम वापस लाएंगे। ओके, यहाँ पे दिक्कत है कि पहले दिक्कत नहीं था। पहले इंडियन जाते थे, फिशिंग करते थे, श्रीलंकन भी फिशिंग करते थे, सब कुछ सही था। जो इंडियन फिशरमैन है अब थोड़े अमीर है, उनके पास अच्छे अच्छे बोट्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, वो एक ही बार में पूरा मछली पकड़ के ले जाते हैं। एकदम वो आता है नीचे से, छोटा मछली बड़ा मछली सब पकड़ के ले जाते हैं। अब श्रीलंकन जो फिशरमैन है वो कहते हैं हमें पकड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक एरिया है, 10 लोग हैं, और जो 5 लोग हैं उनमें कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे वहां पे आम का पेड़ है, एक आदमी आता है, उसके बाद फटाक फटाक सीढ़ी है, चढ़ता है, उसके बाद पूरा टूल्स है, वो तोड़ ताड़ के आम लेके जाता है। एक है नीचे से ही चला चला के तोड़ता है, वो 10 दिन बाद भी नहीं तोड़ पाता है। और एक जिसके पास मशीन है, क्रेन है, ऊपर चट्टा है, फटक 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 लिया, झोला भरा चला गया। तो जो तोड़ रहा है पत्थर मार के, वो तो पहले उनको जिन्हों के पास टूल है उनको आने दिया, कहा कि ठीक है, पहले दोनों लोग पत्थर मार मार के तोड़ते थे, 10 आम वो खाते थे, 10 आम हम खाते थे। अब जो पत्थर मार के तोड़ रहे हैं उन्हें मिला ही नहीं खाने को। 1 दिन 2 दिन मिला, जो अब तक उन्होंने पूरा साफ नहीं किया। तो मशीन्स एंड द मैकेनाइज्ड बोट, उसके कारण जो श्रीलंकन वोटर्स थे, उन्होंने फिशरमैन, उन्होंने विरोध किया। फिर अब ये इश्यू आ रहा है, तो इंडियन फिशरमैन कह रहे हैं हमारा ही तो था, उनको होता है ना हमारा ही तो था, दान पे दे दिया। तो यही कंट्रोवर्सी यहाँ पे है। तो इंडिया एंड श्रीलंका का बात है, तो कच्चा थीऊ जो है मैटर, वो अभी भी कंट्रोवर्सी में चलता है, अभी भी इस पे क्लेम होता रहता है। तो आप इसको लिख सकते हैं मेंस में भी, प्रीलिम्स में कहाँ पे है उसका आप लोकेशन जानिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ द कैप्टिव जंबोज टू द केरला टू बिगिन। तो अभी हम लोगों ने बिगिन किया है, पहले ये और भी स्टेट में हो चुका है, अभी हमने केरला में स्टार्ट किया। ओके, तो ये वाली न्यूज यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो अभी कैप्टिव है नियर अबाउट 400 के आसपास है, 407 ज्यादा थे, कंटिन्यूअसली डेथ हो रही है, इसीलिए 400 के आसपास पड़े अभी बचे हैं। अभी भी श्रीलंका में माना जाता है कि सबसे ज्यादा कैप्टिव जंबो है, और नियर अबाउट ओवरऑल इंडिया में 3000 कैप्टिव एलिफेंट्स हैं। अभी क्या है कि इनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो जल्दी जल्दी इनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं ताकि जाने कि इनका जेनेटिकल बिहेवियर कैसा है, ताकि और सब हम मेजर ले सकें। केरला का अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन केरला में अभी फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल में एलिफेंट का बहुत रिचुअल्स है, हर जगह उनको ले जाके परेड कराया जाता है। दे आर द पार्ट ऑफ द रिचुअल्स, जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके पार्ट होते हैं। कौन करा रहा है ये सब चीजें? ये हो रही है अंडर द एजिस ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये प्रीलिम्स के दृष्टि से आप याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है, इसको भी याद रखिएगा। एंड दिस इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कार्डेमम क्रॉप इन द इडुकी बिगेन टू विल्ट इन द सीवियर ड्रॉट। जो कार्डेमम है इडुकी में माना जाता है कि सेंटर है, सबसे ज्यादा होता है। वहां पे एक ड्रॉट कंडीशन है, बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश 2 वीक के अंदर में नहीं हुआ तो माना जा रहा है कि मैक्सिमम जो इनका क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक चीज आपको याद रखना है, इडुकी केरला में है, पल्लकड़ एरिया के पास है, यहाँ पे साइलेंट वैली भी है, ये सब याद रखिएगा। और यहाँ पे कार्डेमम, कार्डेमम का मतलब जो इलायची आप लोग यूज करते हैं, चाय वाली इलायची, इलायची वाली चाय। ओके, ये ऐसा ही एक ड्रॉट कंडीशन 1982 में आया था, और जो रेनफॉल हुआ था वो 17 अप्रैल को हुआ था। मैक्सिमम एक प्लांटेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो इस समय काफी न्यूज में है, तो इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ए रिकॉर्ड 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अक्रॉस द इंडिया ग्रांटेड द जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये होता है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में कोई प्रोडक्ट है और बहुत स्पेसिफिक है और उस एरिया का फेमस है, जैसे कि आगरा का पेठा हो गया, जैसे बहुत फेमस है। ओके, तो जो उस एरिया का फेमस है उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जीआई इंडिकेशन करते हैं। और इसका जो होता है, और ये अगर इसको इंडिकेशन मिल जाता है तो कोई उसका यूज नहीं कर सकता, एक तरीके से प्रिजर्वेशन है। अब सभी को सभी इसके बारे में नॉलेज हो रहा है, सभी चाहते हैं कि अपना अपना प्रिजर्व करें, तो इसकी जो संख्या है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, क्योंकि सबको पता है कि अब ग्रोइंग इंटरेस्ट इनटू द प्रोटेक्टिंग द इंडिजीनियस हेरिटेज। ओके, सबसे ज्यादा ये असम को मिला है, नियर अबाउट द 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड 13 अदर प्रोडक्ट्स। टोटल अगर काउंट किया जाए तो 19 तो इन्हीं को मिला है। क्या क्या है? नीचे एक पिक्चर है, आप देखिएगा, क्लियरिटी होगी। जो मेन है, एक है कि आसिर कांडी टेरेकोटा क्राफ्ट। तो टेरेकोटा ये मिट्टी का बना हुआ क्राफ्ट है। देन इट इज द पानी में टेका क्राफ्ट, ये राइस जो हस होता है, मिक्स ऑफ द क्ले एंड राइस पेस्ट, उससे बना होता है। ओके, देन इट इज द दिस इज द मेटल प्रोडक्ट, दिस इज द सरथे बारी मेटल क्राफ्ट। तो ये थोड़ा सा वो बजाने वाली टाइप का लग रहा है, लेकिन दिस इज यूज्ड एज द ट्रेडिशनल जोराई ट्रे with a stand, ये tray with a stand and a bow tie type of the bowl that is being used. Okay, और भी देखिएगा, बोर्डो के नाम से काफी है, बोर्डो थोर का, बोर्डो ज्वेमग्रा, ज्वेमग्रा। तो ये सब बोर्डो जहां जहां पे आ रहा है आप जान जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं स्टेट इसको दे दिया गया है। तो बोर्डो एरी सिल्क, ये एरी सिल्क तो एक क्राफ्ट है, ये सिल्क वीविंग है। और यहाँ पे देखिएगा कि दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द अगेन द पैटर्न, कलरफुल पैटर्न ऑफ द
a rectangle scarf. Okay, and this is again the vibrant textile with the geometrical pattern and the नेचर मोटिव. तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए. ये बीहू ढोल जो वहाँ का बीहू क्लासिक डांस है. Two side cylindrical drum made of the wood and goatskin played during the Bihu festival. And ये जो औरतें पहनती हैं अपना हेड गियर, बैम्बू हेड गियर, बैम्बू का बना होता है. आपको देख के लग रहा है बहुत खूबसूरत. ओके, फिर हम देखते हैं कि बनारस का ठंडाई, जो बनारस का भांग है, खई के पान बनारस वाला, उसमें है ना आगे ठंडई भी है, तो ठंडई भी वहाँ का को दे दिया गया, तो याद रखिएगा. फिर बनारस का बनारस सहनाई, बिस्मिल्लाह खान का सहनाई सबको फेमस है, उनको भारत रत्न भी मिला है, तो याद रखिएगा. बनारस तबला, बनारस का तबला इज वेरी फेमस. बनारस का लाल पेड़ा. ओके, तो ये है लाल पेड़ा. अभी तक आप लोग पान खा खा के लाल लाल आप सोचते थे उसी से मुंह लाल होता है, लेकिन बनारस का लाल पेड़ा भी फेमस है. और ये मिर्च का जो अचार है, बनारस लाल भरवा मिर्च, खासकर ये अचार होता है, ऐसे मिर्च का भर के बनाया जाता है. तो दिस हैज बीन गिवन द GI इंडिकेशन. त्रिपुरा से क्या दिया गया? त्रिपुरा से पचरा रिगनाई एंड यहाँ का जो जिससे पेड़ा बनता है, पेड़ा, माताबारी पेड़ा. ओके, सो ये माताबारी पेड़ा है, काफी टेस्टी होता है. और ये है जो क्राफ्ट है वहाँ का, जो पहनने के लिए यूज होता है. ए ट्रेडिशनल ड्रेस ओन्ड बाय द स्पेशल ओकेजन. तो इस तरीके का ड्रेस होता है. अब आते हैं मेघालय. मेघालय का ये जो है बर्तन, पोटरी, लिजनाई पोटरी इसको कहते हैं. ये जो वीविंग है इसको गारो टेक्सटाइल वीविंग कहते हैं. गारो वहां पे एक माउंटेन हिल भी है, तो गारो टेक्सटाइल वीविंग. एंड चुबीची, चुबीची दिस इज द this is used in the different religious procession and other thing. Okay, जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल हम लोग लेने वाले हैं वो है ART ऑफ द इंडियाज HIV एंड एड्स रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे ART का मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. इट इज द मेन, ये मेन दवा है, मेन मेथड है मेडिकेशन का अगर HIV एंड एड्स का केस आता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का जो केस है कंटिन्यूसली हमने इम्प्रूव किया है, और इम्प्रूव करके आज सिचुएशन बहुत ही बेस्ट है. 20 साल पहले हमने स्टार्ट किया था 2004 में. इस गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो हमने लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. और जो केसेस है, केसेस भी डिक्रीज हुए हैं. जो इसके कारण डेथ होता था, जिसको मोर्टेलिटी कहते हैं, वो भी कम हुआ है. तो क्या केस था जब स्टार्ट हुआ था? तो हम देखेंगे कि वहाँ उस समय इसको कहा जाता था, अगर किसी को HIV या एड्स हो गया, माना जाता था कि उसको मौत की सजा मिल गई, डेथ सेंटेंस माना जाता था. ओके, सो दिस वाज परसीव्ड एट द डेथ सेंटेंस व्हेन इट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इनटू द 1980. ओके, किसके कारण HIV स्टार्ट हुआ? या ये माना जाता था कि डिफरेंट इंटर स्पीसीज सेक्सुअल बिहेवियर के कारण स्टार्ट हुआ, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण फैलने से स्टार्ट हुआ. ओके, तो उसके बाद देखा गया कि उसके बाद जो केसेस था वो देखा गया कि मदर से चाइल्ड को भी ये ट्रांसमिट हो रहा था. और ऐसे केसेस में भी देखा गया था जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा था एक आदमी से दूसरा. मान लीजिए कि किसी जिसको HIV हुआ हो, एड्स हुआ, उसको इंजेक्शन लगाया गया और डॉक्टर ने उसका निडल नहीं चेंज किया, जिसे इंजेक्शन लगाया उसी से दूसरे को लगा दिया. अगर उसमें थोड़ा सा वायरस बचा है तो वो ट्रांसमिट हो सकता था. ऐसे केसेस में भी देखा गया था. ये केस था, ये इसका बेसिक्स है. ओके, तो ये स्टार्ट 1980 में हुआ था. और उसके बाद जो पहला इसका दवा आया उसका नाम था AZT, जीडोवोडीन इसका नाम था. वो 1987 में स्टार्ट हुआ, 1987. और उसको US के ने अप्रूव किया था. US का जो FDA है वहां पे अप्रूवल मिला था. ओके, फिर देखते हैं कि इंडिया में आते आते उसके पहले इसके बहुत से प्रिकॉर्सर थे. इंडिया में तो 2004 में आया. 2004 में आते आते तो केस ये था कि उसका एक थेरेपी, 1 साल का दवा का कुछ नहीं तो $10,000 पर ईयर खर्चा आता था. 10,000 का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? $10,000 उस समय, अगर इसको आप रुपए में बदलेंगे तो उस समय के हिसाब से, उस समय 50 रुपए के आसपास डॉलर का रेट हुआ करता था. एक डॉलर में 50 रुपए देना पड़ता था. अगर उससे गुना कीजिए तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज 1 ईयर आता था. और उस समय 5 लाख कमाना बहुत मुश्किल था. 2 लाख 3 लाख में तो
ये जो आपकी स्कॉर्पियो है जैसे गाड़ियां आ जाती थी, उस समय प्रेसिडेंट का भी जो सैलरी होता था नियर अबाउट 80-90,000 पर ईयर होता, पर मंथ होता था। ओके, तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि 5 लाख रुपए पर ईयर का काफी महंगा था। ओके, कैसे ये सस्ता हुआ धीरे धीरे? पहला इसका जो इनिशिएटिव लिया गया वो यूएन जनरल असेंबली का जो मिलीनियम समिट था, वहां पे बोला कि हम जो हमारा गोल है जो एचआईवी और एड्स को, उसको नहीं रोकना, रिवर्स भी करना। जैसे कि 1,000 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है एक साल में, तो इसको जिस 1,000 पे ही नहीं रोकना है, अगले साल 900 800 रिवर्स करना है। ओके, तो इसको ये पहला इनिशिएटिव लिया गया। फिर हमने देखा कि जो ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स क्रिएट किया गया किस साल में, 2002 में। ओके, और ये सिर्फ एड्स के लिए नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया के लिए भी था। आफ्टर दैट इंडिया में 2004 में फ्री एआरटी स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एआरटी का मतलब होता है, ओके, तो ये 2004 में स्टार्ट किया गया था। उस समय जो भारत में, इंडिया में जो नंबर ऑफ पेशेंट थे, पर्सन लिविंग विद द एचआईवी, वो थे 5.1 मिलियन। 5.1 मिलियन का मतलब होता है 51 लाख लोगों को इन्फेक्शन था उस समय। तो ये बहुत आप क्लियर हो जाइएगा। 51 लाख लोगों में ये आप बताइए, अंदाजा लगाए कितने लोगों को मेडिसिन मिल पा रहा होगा, एआरटी दिया जा रहा होगा। 51 लाख लोगों में सिर्फ 7,000 लोगों को एआरटी अवेलेबल था 2004 में, ये कंडीशन था। ओके, ऐसे केस में क्या होगा, ये बढ़ेगा क्योंकि इससे ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने की थी, तो इसीलिए ये तेजी से बढ़ता है। ओके, तो मेनली जो पर्सन विद एचआईवी थे उनको स्टिग्मा भी था ऐसा, क्योंकि इंडिया में तो सेक्सुअल जो कोर्स होता है, इंटरकोर्स, वो गलत माना जाता है। ओके, ऐसा नहीं, दिस इज द गुड, दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर इफ इट इज विद द कंसेंट। बट द इंडिया का जो है स्टिग्मा था कि इन्होंने देयर मस्ट हैव बीन द सम ऑफ द इंटरकोर्स विद द अदर्स और द एक्स्ट्रा मैरिटल और द सच बिहेवियर। तो लोग बताते ही नहीं थे, स्टिग्मा था, लोग बताते ही उसको गलत समझ लेते थे, तो लोगों को जस्टिफाई करना पड़ता था, नहीं नहीं नीडल से आ गया दूसरों से के गलती से, या मदर से उसके चाइल्ड में चला गया, तो ऐसा केसेस को बहुत जस्टिफाई करना पड़ता था, तो लोग ऐसे बताते ही नहीं थे। तो ऐसे केस में जिस भी केस में, जिस भी बीमारी में अगर ऐसा केस होता है, वहां पे काफी दिक्कत होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन जो हमने प्रोग्राम बनाया, इसका जो रिजल्ट है वो 2023 में आप देखिए कि जो पर्सन विद एचआईवी प्रिवेलेंस है उनकी संख्या घट के 2.4 मिलियन हो गया है। 2.4 मिलियन का मतलब 24 लाख लोग, और 24 लाख लोगों में जो डेथ का केस है वो काफी रिप्रेस हुआ है, उसकी संख्या, उसका जो कंडीशन है घट के नियर अबाउट इट इज द 82% डिक्लाइन। तो जो नंबर ऑफ केसेस थे 51% से घट के 51 लाख से घट के 24 लाख आया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल रहा था तो बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी घटा, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया, जो ट्रीटमेंट बनाया, जो उसको इम्प्लीमेंट किया, वो काफी इम्पैक्टफुल रहा है 20 सालों में, एंड दैट्स व्हाई देयर हैज बीन द डिक्लाइन। इन्फेक्शन का केस जो है कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है, 48% के हिसाब से। 2010 के आगे से हमने देखा है जो ग्लोबल लेवल पे जो डिक्लाइन है वो 31% है। मतलब अगर वर्ल्ड में जो डिक्लाइन है 100 में से 31% कम हो रहा है, तो इंडिया में 100 में से 48% कम हो रहा है। आर यू गेटिंग ना? 100 लोग अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो जो घटने की संख्या है घट के इंडिया में 48 हो जा रहा है, वर्ल्ड में 31 ही घट रहा है। आर यू गेटिंग ना? ये नहीं कह रहा हूँ 100 से 31 हो गया, 31 रिड्यूस हुआ, इसका मतलब 69 बचे, और इंडिया के केस में 48% रिड्यूस हो रहा है, मतलब 52 बचे। थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सी सैट है, परसेंटेज ज्यादा घटा। ओके, इसके मतलब कि जो नंबर ऑफ जो केस है वो कम बच रहे हैं। 48% मतलब 100 में से 48 घट गए, 52 बचे, और एक वर्ड में 31% घटे, तो 100 में से 31 घटे तो 69 69 बचे। ये केस है, तो इंडिया का ये सक्सेस स्टोरी है। क्यों सक्सेस हुआ? पेटेंट सेंट्रिक अप्रोच जो हमने अपनाया। पेटेंट सेंट्रिक अप्रोच क्या था? हमने फ्री मेडिकेशन दिया, फ्री डायग्नोसिस फैसिलिटी, फोकसिंग ऑन द प्रिवेंटिंग द पेटेंट टू चाइल्ड। ओके, तो ये भी हमने देखा कहीं ना कहीं था। ओके,
प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेड ओवर द टाइम, और इसमें ये हमने लाया कि पहले जो केसेस थे जो बहुत सीवियर केस हो जाते हैं, जैसे CD4 के काउंट से पता लगाया जाता है कि जो किसी के अंदर में जो HIV का केस है वो कितना खतरनाक है। अगर ये काउंट ज्यादा है तो कम है, लेकिन ये काउंट अगर घटता गया, अगर 200 पे आ गया तो सीवियर था। तो देखिएगा स्टार्ट हमने किया कि जिसका सीवियर था उसका इलाज किया, फिर घटा के हमने इस काउंट को 500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब किया, और इसको लास्ट में लाते लाते बोला कि ट्रीट ऑल। अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन है, थोड़ा भी माना जा रहा है कि उसके अंदर वायरस पाए गए हैं, तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पेशेंट सेंट्रिक एडॉप्टेड एंड प्रोवाइडेड द 2 to 3 months ऑफ द मेडिसिन। अब फ्री में जो चीजें दी जाती हैं उसको कम दिया जाता है सरकारी अस्पताल में, माना जाता है इसका मिसयूज होगा। लेकिन हमने थोड़ा सा अपना दम दिखाया, हमने कहा कि 2-3 महीने का आप दवा ले जाइए। 2-3 महीने का दवा ये है कि कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, मेरे पास 2-3 महीने का दवा है, मैं अपने जॉब पे भी जाऊंगा, दवा भी खाऊंगा। अगर हर हफ्ते जाके दवा लाना पड़े तो हर सप्ताह में एक बार मुझे जॉब से छुट्टी लेने पड़ेगी, और तब जाके दवा लेनी हो तो दवा छूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 2 से 3 महीने का दे दिया तो लोगों ने ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई। 2 से 3 महीने में एक दिन तो छुट्टी ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर लोगों ने ये भी दिखाया कि कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी, अगर ये 2-3 महीने का दवा दे दिया तो लोग कम हॉस्पिटल आएंगे, तो कंजेशन कम होगा। हर 7 दिन पे आ रहे हैं ज्यादा कंजेशन, अब वो 3 महीना पे 1% आ रहा है तो 3 महीने बाद जनसंख्या 1 की बढ़ेगी। तो जो कंजेशन था कम हुआ, तो जो हेल्थ वर्कर के पास एक टाइम मिलता था, तो वो अदर जो पेशेंट है जिनको ज्यादा दिक्कत है उन पे वो ध्यान ज्यादा देते थे। ओके, इंडिया एनुअली एडेड द न्यू एंड द इफेक्टिव पोटेंशियल मेडिसिन। अगर कुछ भी नया डेवलपमेंट हुआ, नया मेडिसिन खोज हुआ जिसको लगा कि ज्यादा इम्पैक्टफुल है, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, हमने ऐड कर दिया। जैसे हमने 2020 में देखा कि DTG डोलूटेग्रावीर को ऐड किया, ये काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इफेक्टिव था। उसके बाद हमने देखा कि रैपिड ART इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया। रैपिड ART में हमने क्या किया, हमने देखा कि थोड़ा भी डायग्नोसिस में किसी को पाया गया, तुरंत 7 दिन के अंदर ही हमने मेडिसिन का थेरेपी स्टार्ट किया, और कोशिश यहाँ तक रही कि आज डायग्नोसिस हुआ, आज ही से दवा स्टार्ट हो जाए। ओके, जो सबसे ज्यादा फाइट हमने देखा, जो हमारा ये फेज 5 चल रहा है, इसका आप एम देख लीजिए। ऑलरेडी हमने 4 फेज इंप्लीमेंट कर दिया है। इंडियन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 अभी हम चल रहे हैं, और इसका टारगेट है 2025 तक हम क्या गोल बना रहे हैं। गोल हमारा है कि जो न्यू HIV इन्फेक्शन है वो 80% कम कर दें। ओके, 80% कम करें। अगेन यहाँ पे CSAT लगाना है। 80%, अगर 100 लोगों में 80% कम हुआ है, मतलब 100 लोगों में से 80 लोग नहीं इन्फेक्ट होंगे, सिर्फ 20 लोग होंगे। पहले अगर 2000, जैसे अभी ले लो कि 2024 चल रहा है, यहाँ पे 100 लोग इन्फेक्ट हुए HIV से, तो अगले साल हमारा एम होगा टोटल जो इन्फेक्टेड हो वो सिर्फ 20 लोगों का काउंट हो। ये हमारा गोल है। ओके, फिर हमने गोल बनाया कि रिड्यूस द एड्स रिलेटेड मोर्टेलिटी बाय द 80%। अगेन मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, इन्फेक्शन हमेशा ज्यादा होगा, मोर्टेलिटी कम होगा। अगर 1 लाख इन्फेक्शन हो तो मोर्टेलिटी 500-1000 होता है। तो ऐसे 100 का एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए लिया जा रहा है। अब मोर्टेलिटी भी हमने 80% करना है। तो मोर्टेलिटी अगर 10 लोगों का इस साल हुआ हो 2024 में, तो अगले साल हमें 80% कम करके, अगर 100 में से 80% कम कीजिएगा, 10 में से 80 कम कीजिएगा, तो 8 कम हो जाएंगे, 2 बच्चे। अगले साल जो डेथ रेट मोर्टेलिटी होना चाहिए वो सिर्फ 2 लोगों का आना चाहिए। फिर हमने तीसरा एम ये बनाया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हम नहीं होने देंगे। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? HIV एंड सिफिलिस। सिफिलिस भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ये भी जाता है एक से दूसरे आदमी में, और इसका भी सेम तरीका है कि अगर मदर प्रेगनेंसी में है और मदर इन्फेक्टेड है HIV से, तो उनका जो बच्चा है वो भी इन्फेक्टेड होने के चांस होता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उस समय हो सकता है, तो केयर ये सब टाइम पे हो सकता है। ओके, तो ऐसे टाइम पे सिफिलिस भी एक सेम टाइप का है। तो इनका जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो हमको एलिमिनेट करना है, जीरो कर देना है, कि एक भी वर्टिकल ट्रांसमिशन ना हो। वर्टिकल क्या है? वर्टिकल मींस इस लेवल से इस लेवल पे, यहाँ मदर है, मदर से चाइल्ड दूसरा जनरेशन आया तो वर्टिकल हुआ। ये नहीं होना चाहिए, मदर टू चिल्ड्रन जीरो कर देना है। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि सिफिलिस क्या है? इट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन
एंड इट इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन किस केस में हो सकता है? अगर सेक्सुअल वैजिनल अनल एंड ओरल एनी टाइप ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो वहां पे ये ट्रांसमिशन होने के चांसेस हैं. ओके, and transmit from the pregnant person to the their unborn baby. Okay, and pregnancy or the childbirth. टारगेट क्या है? अब उस गोल को हम पहुंचने के लिए टारगेट क्या किए हैं? हम ये क्या कर रहे हैं कि जितने लोग, अब इन्फेक्शन कम कैसे करेंगे कि पहले तो जितने लोगों को हुआ उनको पता चले, तो डायग्नोसिस होना चाहिए. 95% अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत ये है. जैसे अब हमें छींक आ रहा है या मुझे खांसी आ रहा है, मैं सोचूंगा कि अपने आप ही 10 15 20 दिन तक वेट करूंगा कि अपने आप ठीक हो जाएगा. हम तुरंत जाके इसका डायग्नोसिस मेडिकल टेस्ट नहीं कराते हैं. तो इसमें भी यही केस है कि डायग्नोसिस ही नहीं होता है. लोग सफर कर रहे हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोग जाते ही नहीं. सो झेलते झेलते जब एकदम मरने के कगार पे आते हैं, हालत खराब हो जाती है, एकदम बैठक्का हो जाता है, बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, उस केस में वो जाते हैं, तब तक चीजें बिगड़ गई होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होती है. तो हमने ये कोशिश किया कि जहां पे भी थोड़ा भी ले, लोगों को अगर फ्री डायग्नोसिस किया है तो लोग जल्दी जाएंगे. तो 100 में से 95 लोग तुरंत जाकर अपना स्टेटस जान लें कि यस HIV हुआ है कि नहीं हुआ है. तो 95% पीपल शुड नो दैट दे हैव द डायग्नोसिस, दे हैव द HIV स्टेटस. ओके, अब डायग्नोसिस हो गया. अगला एम क्या होना चाहिए? अब तो पता चल गया बीमारी क्या HIV हुआ है. अब जितनों को पता चल गया उसमें से 95% को फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो मेन मेडिसिन है वो मिलना चाहिए. ओके, तो ये दूसरा 95 है. 95 ये पूछ सकते हैं टारगेट किससे रिलेटेड है. तो अगर उसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है तो वही आंसर होगा. ओके, अब 95% लोगों को दवा दिया जा रहा है, तो इसमें कोशिश यही करना है कि 95 इसमें से लोगों को जो वायरल सप्रेशन है, जो इससे मरने का चांस है, वो रिड्यूस करने की, नहीं मरेंगे. अब 95 का आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक बार मैं समझा देता हूँ. अगर 100 लोग को इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें से 95% को इन्फेक्शन का पता चल जाए तो 100 में से टोटल 95 लोगों को पता चलेगा. तो पहला 95 से ये पता चल गया कि 100 लोगों को टोटल इन्फेक्शन है. तो 95 लोगों का टेस्टिंग हो गया, उनको पता चल गया कि स्टेटस पता चल गया कि उनको हुआ है. ओके, अब इसका 95 कितना होगा? अगर इसका 95 निकालिएगा तो नियर अबाउट ये आएगा 81 के आसपास आएगा. आउट ऑफ दिस 91 लोगों को फ्री ART दिया जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए. ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसका नाम है. एड्स के जिसको इन्फेक्शन होता है उसको यही वाला दवा दिया जाता है. अब 95 लोगों को दवा दिया जा रहा है, तो अगला कोशिश होना चाहिए कि 95 इस 91 का 95, तो इसका 95 कितना होगा? अगेन ये नियर अबाउट आएगा 87 लोगों को जो HIV या एड्स से रिलेटेड डेथ होता है उससे बाहर निकाल दिया जाए, उससे सप्रेस कर दिया जाए, तो इनका सर्वाइवल 87 लोगों को हो जाएगा. ओके, तो आउट ऑफ 100 लोग टोटल इन्फेक्टेड हैं. देखिएगा या हमने देखा इन्फेक्शन 100 को था और घटा के हमने 87 को ला दिया कि सरवाइव कर जाएंगे. ये हमारा मेन टारगेट एरिया है, वो इसी को 95 का नाम दिया गया है. ओके, सो हमने देखा कि पूरा इसका जो गोल है, हमारे जो फोकस प्लान है, हमारा नेशनल प्रोग्राम है, उसका जो एम है वो UN एड्स का जो एम है उससे हमारा मिल रहा है कि इम्प्रूव द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड द वायरल सप्रेशन रेट टू द कंट्रोल द स्प्रेड HIV और द एड्स. यही है कि हम डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीट, किसी भी बीमारी का यही होता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड आफ्टर दैट सप्रेशन. ओके, क्रॉसिंग द हर्डल. अभी भी कुछ चैलेंज है. सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है कि डिले इन इनरोलमेंट ऑफ द ART फैसिलिटीज मेजर चैलेंज है. लोगों को पता ही नहीं है, लोग अपना डायग्नोसिस ही नहीं करवा रहे हैं, तो अपना रजिस्टर ही नहीं करवा रहे हैं. दूसरी चीज है कि स्टिग्मा है. लोग ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, तो लोग सेक्स का जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसको बहुत सिन जैसे देखा जाता है कि पाप करके आए. यहाँ तक कि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है कि एक होता है कंसेंट के द्वारा सेक्स, एक होता है कि विदाउट कंसेंट. कंसेंट के द्वारा सेक्स जो होता है वो नॉर्मल होता है, देयर इज नो इश्यू, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नेचुरल है. ओके, तो यहाँ पे देखिएगा तो स्टिग्मा बहुत ज्यादा है. ओके, तो कहीं ना कहीं इस स्टिग्मा को कम करने की एक जरूरत है. Okay. Second thing is that the patient may feeling better on ART and then stop taking the medicine. दिक्कत ये है
कि जब जैसे हमें भी होता है, अगर हमें बुखार हुआ, खांसी हुआ, जुखाम हुआ, तो हम थोड़ा सा 1-2 दिन का जाके डॉक्टर के पास से दवा भी लाते हैं। 2-3 दिन बाद खाने के बाद थोड़ा आराम हो जाता है तो हम दवा लेना छोड़ देते हैं। यही केस जो HIV एंड एड्स रिलेटेड पेशेंट है उनको भी, उनको जब लगने लगता है यस CD काउंट अच्छा हो गया और अभी अच्छा फील कर रहे हैं, वो छोड़ देते हैं। तो फिर से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब जो अटैक होगा वायरल और मजबूत हो जाता है। रिमोट एरियाज में अभी भी हमें फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए। जो दूर दराज के लोग हैं वही गरीबी में उनका भी सबसे ज़्यादा, उनकी गरीबी काफ़ी हाई होती है। अब जो सबसे ज़्यादा नीडी हैं उनको ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ इन्फेक्शन के केसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी ये सब में हम फॉलो भी नहीं करते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट का तरीका होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे हमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट अभी भी कम है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास मनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास उतना नहीं होती है, तो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसको देना शुरू करे सस्ते दाम पे, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि जो अब हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में 1-2 होगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो ज़्यादा हो सकते हैं ना। अगर वहाँ पे भी ये प्रोवाइड किया जाए, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा है होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द हेल्थ केयर स्टाफ, जो कि हर एरिया में ये इसकी जरूरत होती है, वो जनरली हमारे वहाँ कम है, ये भी एक इशू है। और इंटीग्रेशन विद द अदर हेल्थ प्रोग्राम, जैसे कि हेपेटाइटिस हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, मेंटल स्ट्रेस हो, यहाँ पे लो है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। ओके, तो ये सब चैलेंज हुआ, लेकिन लास्ट में एक बार हम राइटर ने ये बोला है कि क्या मेन एट्रीब्यूट है इसका, एट्रीब्यूशन है इसके सक्सेस का। तो पहला चीज यही है कि पॉलिटिकल विल नहीं हो। अगर नेता लोग उस पर वो अपना दिखाए नहीं कंसिस्टेंटली, 20 सालों से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, फंडिंग कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया गया है, सस्टेन एंड एडुकेट फंडिंग। ओके, और उसके बाद हमने देखा गया कि हमेशा हर 2-3 साल पे रिव्यू किया गया है, बढ़िया अगर मेडिसिन इंक्लूड करना है इंक्लूड किया गया है, एडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी लाई गई है। पहले हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से लोगों का फ्री डायग्नोसिस करवाया, बाद में सबको बोल दिया। पहले हमने मेडिसिन सिर्फ 7 दिन 14 दिन के लिए ये दिया, बाद में 2-3 महीने का दिया, तो लोगों का जो मेडिसिन का कंसिस्टेंसी था, इफेक्टिवनेस था, सब बढ़ गया। ओके, कहीं ना कहीं इसका हम इम्पैक्ट जो है वो अदर एरिया में भी ला सकते हैं। इसका क्या था, क्या ये शो कर रहा है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सकता है अगर ऐसे को फॉलो करें तो। ओके, दूसरी चीज ये है कि जो अभी भी हम कुछ एरिया में, जैसे हेपेटाइटिस सी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, जो अभी हम जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, या हम जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑल एरिया में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही होलिस्टिक आर्टिकल है और बहुत ही लाजवाब है क्योंकि इसका सक्सेस स्टोरी है, 20 साल हो रहा है, तो मेंस में आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आप इसका आंसर लिखिएगा, इसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। हाउ कैन द लेसन्स लर्न फ्रॉम द इंडियाज फ्री एंटीवायरल थेरेपी इनिशिएटिव बी अप्लाइड टू अदर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन द कंट्री? 250 वर्ड का है, 15 मार्क्स का है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट आप जैसे ART का स्टार्ट होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि कैसे ओरिजिन हुआ, क्या केस था, कैसे डेथ हाई था, ये सब आप स्टार्ट कीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा। आफ्टर दैट आप क्या लाएंगे, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे हमने जो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच लाया उसको मेंशन कीजिएगा कि पहले हमने डायग्नोसिस सबके लिए कराया, वो भी ग्रेजुअल फॉर्म में। पहले जिसका 200 काउंट था CD4, उसके बाद हमने 500 पर मिलीमीटर स्क्वायर वालों को कराया। ठीक है, इसके बाद आप लाइएगा कि हमने ट्रीटमेंट में क्या लिया। पहले तो ट्रीटमेंट 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए किया, बाद में उसको फ्री फॉर ऑल कर दिया और उसको मेडिसिन 2-3 महीने के लिए स्टार्ट कर दिया। सभी चीज़ आप लाइएगा जो जो स्टेप हुआ है। मेडिसिन भी नया नया लाए, इसको इंटीग्रेशन भी किया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। ये सब चीज़ें हम अदर में डिजीज के भी केस में ला सकते थे। अगर वही जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस को लेके चल रहा है, जो हमारा और भी चीज़ों को लेके चला है, जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज, डेंगू हो गया, उसमें भी जरूरत है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है, उसमें भी इसकी जरूरत हो सकती है। लास्ट में आप कंक्लूड कीजिएगा समरी, एक समेशन। और समेशन किसका होगा, जो हमारा अप्रोच था कि बाय दिस अप्रोच वी कैन अचीव द सक्सेस एंड वी कैन गिव द ए बेटर हेल्थ फॉर द ऑल ऑफ द इंडियन सिटीजन।
तो ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए आंसर राइटिंग का। मैं जो मॉडल आंसर प्रोवाइड किया हूँ उसमें थोड़े पॉइंट ज़्यादा हैं, तो आपको पूरे एकदम एक्सप्लेन करके नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए उसमें थोड़ी लाइनें बढ़ा के दी जाती हैं। लेकिन आपको अगर एक लाइन में भी उसको डिफाइन कर दें, जो हमने 3 लाइन में किया है, उसको सिर्फ आप एक लाइन में लिख के भी अपना आंसर छोटा कर सकते हैं। तो ये आंसर सिर्फ आपके लिए रेफरेंस के लिए है कि आपका पास ज़्यादा पॉइंट हो। जैसे क्या होता है जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे तो उस समय टाइम कम होता है, प्रेशर होता है, तो आप यहाँ से घर से 6 पॉइंट पढ़ के जाते हैं, वहाँ 3 ही याद आता है। तो हम पॉइंट्स ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं कि आपके पास दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट रहेगा, तो वहाँ से कुछ तो याद आ जाएगा। अगर 8 पॉइंट मैं दूंगा तो वहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट तो पक्का आ जाएगा, 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट होता है इफेक्टिव आंसर राइटिंग का। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेंगे वो एडिटोरियल से है, मेल फैक्टर्स मिसगिविंग। ये है जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है, जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसके बारे में है। अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड पॉलिटिकल सिस्टम है। और यहाँ पे माना जा रहा है कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी स्टेट में ये किसी भी पार्टी को एक बढ़िया कंपटीशन दे सकती है। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट द स्टेट वाइज अलायंस, जो कांग्रेस अभी भी मानते हैं कि इंडिया लेवल पे प्रेजेंस है। बीजेपी का देखिए कि अभी साउथ में भी काफी बढ़िया ये टक्कर दे रही है, सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, इस बार माना जा रहा है कि तमिलनाडु में भी, केरला में भी बीजेपी विल गिव ए गुड फाइट। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि ठीक है कांग्रेस है, कांग्रेस का प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन दिक्कत ये है कि स्टेट वाइज जो अलायंस है वो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए अलायंस बना है। वेरी सेलेक्टिव स्टेट वाइज अलायंस जो है कांग्रेस का है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में है, जो हिंदी बेल्ट यूपी एंड बिहार में है, यहाँ पे भी हम इनका अलायंस देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बिहार का जो महागठबंधन अलायंस था, टोटली इट वाज अगेंस्ट द ऑन द बेसिस ऑफ द मंडल पॉलिटिक्स। मंडल पॉलिटिक्स क्या था कि ओबीसी की पॉलिटिक्स की बात करें, जो बैकवर्ड क्लास कास्ट है उनकी बात करें, उनके बेसिस पे करें, और वहां पे जो पार्टियां हैं जैसे कि आरजेडी हुआ या जेडीयू हुआ, वो उन्हीं पे मंडल पॉलिटिक्स पे बेसिस थे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ का अलायंस ठीक है, लेफ्ट भी रिप्रेजेंट करता है जो पुअर कैटेगरी ऑफ द पुअर क्लास, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। ओके, लेकिन दिक्कत बिहार में ये आ गई कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उनका शिफ्टिंग अलायंस होता रहता है, कभी यूपी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी। तो इसी के कारण वहाँ पे इतनी ज्यादा जो अभी झटका लगा है, पहले काफी स्ट्रांग हो गए थे एक तरीके से जब जेडीयू भी आ गया था, लेकिन अभी थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। ओके, इन्होंने कहा है कि मंडल पार्टीज और अलाइनमेंट सही है, लेकिन कास्ट बेसिस पे सिर्फ पॉलिटिक्स करना ये भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के लिए ये भी सही नहीं है कि आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा दे। अभी हमने देखा कि पप्पू यादव की एंट्री हुई है, उन्होंने अपनी पार्टी मर्ज कर दी। तो यहाँ पे एडिटोरियल में देखा गया कि दिस टाइप ऑफ द पॉलिटिक्स इज नॉट गिविंग द पॉजिटिव मैसेज और द पॉजिटिव इंडिकेशन टू द पीपल। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कंपाउंडिंग क्राइसिस। ये है जो वाटर क्राइसिस साउथ में है उसको लेके है। अभी जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके रिपोर्ट के अनुसार जो वाटर कैपेसिटी बचा है 23% है, दैट इज द फॉर द रिजर्वायर। जो रिजर्वायर में पहले 100 लीटर कैपेसिटी का जो हम पानी इकट्ठा करते थे, अभी उसका 23 लीटर ही कैपेसिटी बचा है 100 के हिसाब से देखे तो दिस इज दैट मच लो। ऐसे में जो जो वाटर का सप्लाई है दैट इज क्रिएटिंग द हर्डल, वाटर क्राइसिस इन द मेनी ऑफ द सिटीज। बेंगलोर में हालत खराब है, ये हाल है। ओके, ये कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन? सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। तो ये याद रखिएगा, इसका काम क्या, ये टेक्निकल बॉडी है एंड इट फील्ड इट्स मेन एरिया इज द वाटर रिसोर्स। उसके बारे में वो डिफरेंट डेटा देती है, जैसे कि रिवर वाटर लेवल क्या है, फ्लो एंड डिस्चार्ज क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है, और उसको वो अवेयरनेस भी फैलाती है, फॉरकास्टिंग भी करती है कि इन द केस ऑफ देयर इज द वार्निंग रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे ये भी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको जानना है वो वाटर ईयर बुक इनका निकलता है, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस में पूछ देगा कि वाटर ईयर बुक्स कौन निकालता है। जो इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्यों है ये इम्पैक्ट? अल नीनो का इवेंट है। अल नीनो का क्या होता है कि जब अल नीनो इवेंट आता है तो मानसून हमारा वीक हो जाता है,
रेनफॉल कम हो जाता है। क्यों अल नीनो आता है? जो हमारा पेरू के पास जो कोस्टल एरिया है वहां जो कोल्ड करंट नॉर्मल कंडीशन में बहती है वो वार्म करंट उसको रिप्लेस कर देती है, और ऐसे कंडीशन में जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है वो वीक हो जाता है, जो वहां से हवा बहती है उतना मॉइस्चर कैपेसिटी नहीं हो पाता है, और इसीलिए जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होता है वो कम होता है। पहला तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो वार्मेस्ट ईयर का सर्कल है वो बढ़ते जा रहा है। हर ईयर वार्मेस्ट ईयर का रिकॉर्ड बना रही है कि इस साल 33 डिग्री रहा, अगले साल 34 डिग्री, अगले साल 35 डिग्री, कम नहीं हो रहा है। हर बार रिकॉर्ड कि ये 33 डिग्री इस साल जो था वो अभी तक का हाईएस्ट था, अब अगली साल 34 हाईएस्ट होगा, ऐसे तो रिकॉर्ड बन रहा है, और ये रिकॉर्ड 26 तक बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं दैट सोज द जो कंडीशन है वो अभी सही नहीं होने वाला है। और अभी तक हम देख रहे थे जो गवर्नमेंट का प्रिपेयर्डनेस है, पॉलिटी इंप्लीमेंटेशन है, वो भी स्ट्रांग नहीं है, वो भी वीक है, बहुत सी त्रुटियां हैं, और जिस तरीके से जो जरूरत है उस हिसाब से नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो सिचुएशन को और खराब बना रहा है। दैट्स एग्जैसरबेट, चीजें और बेकार हो रही हैं। ओके, और ड्रॉट एंड डिजीज जैसे कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, और ड्रॉट एंड डिजीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो वीक एरिया, वीक सोसाइटी के सेक्शन है। अब पानी भरने कौन जाएगा दूर तक? वो तो वीमेन ही जाती है ना, एक दूर तक जाके पानी लाना है। अगर पानी की समस्या बढ़ी तो और उनको ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। दूर उनके जो वेल्स होंगे, जो स्प्रिंग्स होंगे, जो रिवर्स होगा। अगर देखिए जो ट्राइबल पीपल है उनके पास तो ज्यादा टैप वाटर नहीं है, उनको भी नदी और कुओं में ही निर्भर होना पड़ता है, उनके लिए दिक्कत है। जो वीकेस्ट सोसाइटी है, अमीर आदमी हो तो बॉटल का पानी पिएगा, नहीं है उसके पास और चार्ज देगा, नो इश्यू। लेकिन जो वीक सेक्शन है वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा कि 2000-3000 महीने के बॉटल वाटर को दे लें। ओके, तो दिस इज द इशू फेस बाय द दीज एरियाज, दिस रीजन, and recurrence water crisis highlight the failure of the government to address the underlying issue and adapt to changing the climate pattern। तो ये हम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक मैसेज जाना चाहिए कि यू हैव टू improve, you have to do something। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्कर्स नॉट टेक, वर्कर्स नॉट टेक शुड बी स्टेट प्रियोरिटी। यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही है कि मनरेगा वर्कर्स एंड नॉट टेक। जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट ने अभी बताया कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम वो कंपलसरी होगा। तो वर्कर्स नॉट द टेक्नोलॉजी। हम देख रहे हैं आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट द मोर priority should be given to the people social welfare activities and initiative। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मनरेगा है, मनरेगा इज लिंक्ड टू द where it is linked, it is mainly based on the providing the employment to the those who are unskilled, जिसके पास कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, उसको बोला जाता है कि आपको 100 दिन का हम जॉब दे देंगे ताकि आपके पास कुछ पैसे हो, आप जी सके, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर सकें। ये है। तो कौन जाता है मनरेगा में? मनरेगा जो सबसे ज्यादा कहीं जॉब नहीं मिल रही है उसी को तो मिलेगा कि 100 दिन का हमें अनस्किल्ड जॉब चाहिए। अनस्किल्ड याद रखिएगा, 100 दिन का जॉब हम देते हैं, और जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग पेमेंट सिस्टम है, 370 के आसपास मैक्सिमम है, 230-40 ऐसे भी है। तो ये कंडीशन है। ओके ओके, तो ये तो ठीक है कि अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू यूज द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज तो इफिशिएंसी लाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे कंपलसरी कर देने से डिस्पाइट द लोगों का घाटा लगे, ये एक तरीके से दिस इज नॉट गुड फॉर द सोशल वेलफेयर। और आप टेक्नोलॉजी का जब यूज करेंगे तब आपका, जब आप फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी हो जाए, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी वहां पे चल ही नहीं रहा है। इसी का अगर एग्जांपल देखें, जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, ये बेस्ड है कि आपका आधार लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, और जो जॉब कार्ड है मनरेगा वाला वो लिंक होना चाहिए आधार से। तो आपके जो पैसे होंगे वो कैलकुलेट करेंगे, सारा कुछ इंटरनेट डेटा जाएगा कि आपने कितने दिन काम किए, वो आधार जॉब कार्ड से आपका इंफॉर्मेशन जाएगा, फिर आधार कार्ड से आपकी ऑथेंटिसिटी काउंट की जाएगी कि आप ही हैं जिन्होंने काम किया है, और फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। अब यहाँ पे 3 जगह बैंक का यूज हो रहा है, 3 जगह इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। गांव में ये हालत है कि इंटरनेट कनेक्शन गवर्नमेंट इंश्योर ही नहीं कर पा रही है, अभी भी दिक्कत है। अगर थोड़ा भी कनेक्टिविटी नहीं है तो वर्कर्स को जाना पड़ेगा बैंक, वहां पे नहीं है या उसका कनेक्टिविटी नहीं है जिस दिन उनका वर्क आवर्स काउंट हो रहा है, वर्किंग डेज काउंट हो रहा है। अब वर्किंग डेज आगे पीछे हो गया तो वो जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द
देयर विल बी नो सच रेमेडीज। जैसे मैनुअल हो तो वहां पे वो प्रूफ दे सकते हैं, वहां पे वो जो भी ऑफिसर है उसके सामने जाके बोल सकते हैं मैं तो था। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी ही रिजेक्ट कर देती है, ऑफिसर भी कुछ नहीं कह सकता, वो कहेगा कि फिर मेरे पैसे से कटेगा, वो तो वहीं से हो गया। तो देर इज द सो मच लिंक है, जैसे ऑफिसर चेंज कर सकता है। ओके तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंटरनल कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, फिंगरप्रिंट है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो फिंगरप्रिंट है वो घिस जाती है, वो कई बार रीड नहीं हो पाती है। वो भी कंडीशन है। डिसेबल्ड पीपल है, उनका मेनी टाइम्स दे डोंट हैव एबिलिटी टू गिव दिस टाइप ऑफ द फिंगरप्रिंट और द इरिस। तो ये सब दिक्कतें उन्हें फेस करने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर प्रियोरिटाइज कर दिया जाए। प्रियोरिटाइजेशन हमेशा सोशल सिक्योरिटी एंड सोसाइटी के जो बड़े मोटिव हैं उसको टारगेट करना चाहिए। अब इसमें देखिएगा कि 26 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर द मनरेगा है, और उनमें से 5 करोड़ 20 लाख लोगों को बोला गया है कि आपका डिलीट अकाउंट कर दिया गया। अब इसमें ठीक है, लीकेज हो सकता है, फेक अकाउंट हो सकता है, लेकिन अगर 20 लाख भी लोगों का जो जेन्यून है, जिनका डिलीट कर दिया, उनको कितनी दिक्कतें होंगी, कैन यू इमेजिन। तो ये कहा जा रहा है कि आप लीकेज हटाइए, लेकिन जो जेन्यून है उस आदमी को आप कोई ना कोई प्रोविजन दे दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही मतलब परेशान आदमी है, जिसको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, 100 दिन का आप काम दे रहे हैं, वो भी वेज जो है, जो इनका वर्कर्स का वेज है वो 300 के आसपास है। उसमें भी अगर आप पैसे दौड़ा के दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो कितनी दिक्कतें होती हैं। अभी जो स्थिति है रिपोर्ट के अनुसार 35% जॉब कार्ड होल्डर्स रिमेन्स इन एलिजिबल टू द एबीपीएस, जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो अभी भी इनके पास नहीं है। ओके तो यहीं पे राइटर बोल रहे हैं कि साइडलाइनिंग द बेनिफिशियरीज, आपको टेक्नोलॉजी पे रिलायंस करने के लिए आप जो सोशल वेलफेयर है उसको आप नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी शुड नॉट बी टेकिंग द बैक सीट, यहाँ पे तो बैक सीट ले लिया। जो स्कीम है वो क्यों लाया गया था, स्कीम का मेन लाने का था कि जो इनइक्वालिटी है उसको घटाया जाए, जितने भी जो सोशियो इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस हैं, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफिकल्टी। अभी कोविड में देखा मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हमें चाहिए, और यहाँ तक कि जो आधार का बजट है, जो ये मनरेगा का बजट है बढ़ाया गया, लेकिन जो ये इशू है क्योंकि नीड बढ़ी है, इस समय मनरेगा का जो बजट है 87,000 करोड़ है, डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए ये बढ़ाना पड़ रहा है। डिस्पाइट की गवर्नमेंट शुरू में इसके सपोर्ट में नहीं थी। जब गवर्नमेंट आई थी एनडीए गवर्नमेंट, वो बोले थे कि ये तो एक तरीके से पूरे गवर्नमेंट सिस्टम के फेल्योर की निशानी है मनरेगा। लेकिन वही मनरेगा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कोविड-19 में जब क्राइसिस था तो लोगों के लिए एक तरीके से सहारा बना था। ओके और मनरेगा से सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो जॉब दे रहा है, जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करा रहा है, जेंडर इक्वालिटी, कहीं ना कहीं वीमेंस का भी पार्टिसिपेशन उसमें अच्छा खासा है, जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंश्योरेंस की अगर कहीं बाढ़ आ गया कुछ करने को नहीं है तो मनरेगा है, और पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी, जो ग्राउंड लेवल पे है वो जाके मांगते हैं उसको अकाउंटेबल हेल्प करते हैं, तो उसका भी एक तरीके से देखा जाता है ये बेनिफिशियली है। ओके potential to the technology, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन इंडिया लाइक द मनरेगा कंट्रीब्यूट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अभी तक हमारे पास नियर अबाउट द 17 गोल्स थे। 17 गोल्स पे आप देखिएगा कई गोल्स हैं जो कहीं ना कहीं जो मनरेगा है वो एड्रेस करता है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, हंगर कम करना है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, जितने भी पॉन्ड वोन्ड बनता है, जो सैनिटेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं मनरेगा का यूज करके हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो मनरेगा कहीं ना कहीं कई जगहों पे जो सोशल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करने में हेल्प कर रहा है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का बैलेंस होना चाहिए, खासकर डेवलपिंग कंट्री। हमारे पास उतनी अचीवमेंट नहीं है कि हम हर चीज को टेक्नोलॉजी बेसिस पे करें, टेक्नोलॉजी बेसिस पे कीजिए, दैट इज गुड, लेकिन लोगों के पास अल्टरनेटिव होना चाहिए कि अगर आपका टेक्नोलॉजी फेल हो गया तो वो लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी आप अरबपति के लिए कह रहे हैं कि अरे एक दिन का सैलरी नहीं हुआ, करोड़पति वो है, ऑलरेडी उनके पास बैंक बैलेंस है। ऐसे लोगों के पास बैंक बैलेंस नहीं है जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, डेली काम करते हैं, डेली उनका खर्चा चलता है, एक दिन नहीं दीजिएगा उनके घर का खाना नहीं बनेगा, ये हालत होती है। ओके तो दिस शुड बी इंश्योर दैट द वर्कर्स सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब इंश्योर हो। तो यही है यहाँ पे बैलेंस बनाने की बात की जा रही है।
तो दिस इज फ्रॉम ये आज के न्यूज़ से इतने टॉपिक हैं जो हमने कवर किए। यहाँ पे हम अपने जितने भी टॉपिक हैं हमें लग रहा है कि जो रेलिवेंट है यूपीएससी के हमने कवर किए हैं। यहाँ पे हम अपना जो सेशन है उसको अंत करेंगे। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।